उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आज चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। हवाई अड्डा प्रशासन ने यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे से उड़ने वाली उड़ानों को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया है। चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर पारादीप के दक्षिण में टकराने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान अगले 12 घंटे में बेहद तेज होगा। वहीं ओडिशा के कई इलाकों में बारिश जारी है। हाई रिस्क जोन में ओडिशा के 6 जिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110 से 120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। चक्रवात यास के मद्देनजर ओडिशा में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। यास के कहर से निपटने के लिए नौसेना भी तैयार है। युद्धपोतों पर रेस्क्यू प्लेन तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में निचले इलाकों में सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया है। दीघा में 4 बड़े साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं बंगाल में तूफान का असर दिखने लगा है। कई जगहों से नुकसान की खबरें हैं। हाल शहर में 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चिंसरा में नुकसान की खबरें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यास चक्रवात का असर बिहार के दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। 1-2 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5-6 दिन पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी। देश भर के 297 छात्रों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन कराने के निर्णय को रद्द करने के लिए सीजीआई को पत्र लिखा है। छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को लिखे पत्र में पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना लागू कराने की मांग की है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसे समय में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। इससे लाखों छात्रों, टीचर्स, अभिभावक और सहायक स्टाफ की जान, उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई से सीबीएसई की परीक्षाएं होंगी। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा है कि गुजरात बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा विज्ञान और सामान्य स्ट्रीम के लिए उचित समय पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए गाइडलाइन होगी, जिसमें एक कमरे में सिर्फ 20 छात्र बैठेंगे। 50 अंक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। 50 अंक का प्रश्नोत्तर होगा। परीक्षा में न शामिल हो पाने वालों को 25 दिन बाद फिर मौका मिलेगा। गुजरात बोर्ड के परीक्षा कराने के ऐलान के बाद जल्द ही यूपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक केंद्र सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगा, उसी के अनुसार प्रदेश में 12वीं के संबंध में घोषणा की जाएगी। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए भारत सरकार की अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर से बातचीत चल रही है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर भारत को 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार हुई है। भारत सरकार और फाइजर के बीच पेच फंसा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद कुछ होता है तो सरकार कंपनी से सवाल नहीं कर पाएगी। साथ ही देश में भी अगर फाइजर से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में पहुंचता है तो फिर सवाल केंद्र सरकार से ही किए जाएंगे। वहीं भारत सरकार मॉडर्ना से भी लगातार बात कर रही है। मॉडर्ना ने अगले साल भारत में सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई है। भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुलाई से सितंबर के दौरान इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा है कि 60 देशों में कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राजील भी शामिल है। कंपनी ने बताया कि अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी गई है। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लंबी पाबंदियों के बाद अब थमता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1568 नए केस सामने आए हैं। वहीं 156 लोगों ने कोविड-19 से जान गंवा दी है। 16 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें रिपोर्ट हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2.14% हो गई है। 27 अप्रैल के बाद एक दिन में ये आंकड़ा सबसे कम है। कोरोना के एक्टिव केस 22,000 से कम हो गए हैं। वहीं आंकड़े 7 अप्रैल के बाद सबसे कम है। कोविड रिकवरी रेट भी दिल्ली में बढ़ रही है। ये दर बढ़कर 96.8% हो गई है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं। कृषि कानून के 6 महीने होने पर किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। हालांकि टिकैत का कहना है कि हालात को देखते हुए ज्यादा आंदोलनकारी इकट्ठा नहीं किए गए हैं। लोगों से घरों में काला झंडा लगाने के लिए कहा गया है। काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे। अगले 6 महीने की और बना देंगे। फिर
क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से। रूटीन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है। तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। टूल किट को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस ने ट्विटर से 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर बीजेपी नेता संबित पात्रा की तरह कथित टूल किट को शेयर करने वाले 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। जिन केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट की शिकायत की गई है उनमें गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। इन्होंने भी वो कथित टूल किट ट्वीट किया था जिस पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम वर्चुअल होगा। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करता है। इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख शामिल होंगे। पीएमओ के मुताबिक इस समारोह को दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सीआईएसएफ के चीफ हैं। वो 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 1985 बैच के आईपीएस जायसवाल को फरवरी 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया था। सुबोध कुमार जायसवाल को जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। जायसवाल ने रॉ में अपनी सेवाएं दी है। वो कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। जायसवाल कई करोड़ रुपए के जाली स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच करने वाले विशेष दल के प्रमुख थे। वो एटीएस में डीआईजी रह चुके हैं। 2006 में मालेगांव विस्फोट की भी जांच जायसवाल ने ही की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सुशील से जुड़े हर मामले की पड़ताल कर रही है। सागर धनखड़ के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ है कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर वार किया गया, क्योंकि शरीर पर 1 से 4 सेंटीमीटर के गहरे जख्म मौजूद थे। ये जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक चोट पहुंची थी। छाती और पीठ पर 5 सेंटीमीटर और पीठ पर 15 गुना 4 सेंटीमीटर के जख्म पाए गए। उसका विसरा और ब्लड सैंपल जांच के लिए सीलबंद कर दिया गया है। डॉक्टरों की राय है कि शरीर पर पाए गए सभी चोट के निशान मौत से पहले के हैं। इस केस के बाद रेलवे ने उनको सस्पेंड कर दिया है। वो दिल्ली गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर थे, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। उसके बाद रेलवे ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। 29 मई को बीसीसीआई की होने वाली विशेष आम बैठक में आईपीएल 14 को दोबारा शुरू करने की तारीख की घोषणा की जा सकती है। आईपीएल का 14वां सीजन 19-20 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकता है। बचे हुए 31 मैचों का आयोजन यूएई में होने की संभावना है। अलग अलग देशों में क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत जारी है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। आईपीएल 14 के बचे हुए 31 मैच 21 दिनों के अंदर खेले जाएंगे। इन 21 दिनों में 10 डबल डेकर, 7 दिन 1 मैच और 4 प्लेऑफ मैच होंगे। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसे में एक किशोर की जान चली गई, जबकि 3 बच्चे बुरी तरह घायल हैं। मामला टावना थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक पुराने घर में बच्चे घास काट रहे थे, तभी घर भरभरा कर गिर गया। हादसे में 4 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में एक किशोर ने दम तोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और लाठी डंडे से हमला बोल दिया। दरअसल उजियारपुर थाने के पतेली मिडिल स्कूल के प्रांगण में सब्जी का हाट लगा था। पुलिसकर्मी इस बाजार को बंद कराने गए थे, मगर आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ बाजार बंद करने से मना कर दिया, बल्कि पुलिस पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे के साथ पत्थर चलाए। पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने कहा है कि पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर के एक तहखाने में भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा है। पुलिस ने छापेमारी की तो भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद हुई है। काशीपुर पुलिस की माने तो दोनों नशे के सौदागर बरेली से अपने धंधे को चलाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों खुद ही ये स्मैक बेचने उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड पुलिस अब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर नशे के इस कारोबार की पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शामली में टावर पर चढ़कर एक शख्स ने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जानकारी के मुताबिक टावर पर चढ़े युवक की पत्नी झगड़े के बाद मायके चली गई थी, जिसे बुलाने के लिए यह शख्स टावर पर चढ़ गया। घंटों तक पुलिस और बाकी लोगों के समझाने बुझाने के बाद युवक को टावर से उतारा गया। पुलिस ने टावर पर चढ़े शख्स को हिरासत में ले लिया है। न
नाटो के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने भी यात्री विमान की जबरन लैंडिंग पर बेलारूस सरकार को लताड़ा। नाटो ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय जांच और पत्रकार रोमन प्रोटसेविच की रिहाई की मांग की। यूनान से लिथुआनिया जा रहे रायन एयर के विमान को बेलारूस में जबरन उतारा गया था। जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर चर्चा के लिए जुटे यूरोपियन यूनियन के नेता ब्रसेल्स में जारी है दूसरे दिन की बैठक। 2030 तक गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लक्ष्य पर होगी चर्चा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई बैठक। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन तक चले संघर्ष विराम के बाद यरूशलेम पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध में समर्थन के लिए अमेरिका का जताया आभार। अपने दौरे पर फिलिस्तीन पीएम से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। गाजा शहर में युद्ध विराम के बाद नजर आई बर्बादी और बदहाली। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाह सैकड़ों इमारतें। हमले में बर्बाद घरों के बाहर खेलते नजर आए कुछ बच्चे। कुछ जगहों पर दिखे दागे गए रॉकेट के शेल। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हमले में करीब 250 लोगों की हुई मौत। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश सामोआ में नहीं थम रहा राजनीतिक संकट। सामोआ के अटॉर्नी जनरल ने नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को बताया गैरकानूनी और असंवैधानिक। विपक्षी पार्टी की नेता फियामे नाओमी मताफा ने बंद संसद के बाहर समारोह में ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। मौजूदा प्रधानमंत्री तुइलेफा सेलेले ने खारिज की उनकी दावेदारी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में संक्रमण के नए मामले आने के बाद सख्त हुई स्थानीय सरकार। 30 मई तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। राज्य में 5 नए मामलों की हुई पहचान। इंडोर सभाओं में भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। सार्वजनिक सभाओं में केवल 30 लोग हो सकेंगे शामिल। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 16 करोड़ 80 लाख के पार। अब तक 34 लाख 88 हजार से ज्यादा लोगों की गई जान। 14 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग महामारी से हुए ठीक। लॉस एंजेलिस के पूर्वी रिवरसाइड काउंटी में नहीं बुझ रही जंगल में लगी आग। लगभग 100 एकड़ में फैली जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। प्रभावित इलाकों को खाली कराया गया। जापान में टोक्यो ओलंपिक के विरोध के बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सुरक्षित ओलंपिक कराने का किया दावा। आईओसी चीफ थॉमस बाक ने कहा 70% खिलाड़ियों और अधिकारियों को लग चुका है कोरोना का टीका। WHO प्रमुख ने भी किया खेलों का समर्थन। 25 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले नेपाली शेरपा का राजधानी काठमांडू में हुआ जोरदार स्वागत। सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का शेरपा ने तोड़ा था अपना ही रिकॉर्ड। कीमा रीता ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट पर हासिल की थी फतह।